गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट सर। तो देखिए अपना दिसंबर का करंट अफेयर चल रहा था। आज कई स्टूडेंट्स हमारे साथ नए ऐड हुए हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, ऑनलाइन के हों या ऑफलाइन के हों, उनको मैं बताने चाहूँगा कि ये जो करंट अफेयर्स है, ऐसा नहीं है कि आज ही हमने शुरू किया है ना। ये करंट अफेयर्स आपका 1.5 ईयर से ऊपर हो गया है, तब से करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए है। ये आपका ओपन टू ऑल है। तो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के स्टूडेंट हो या ना हो, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, डजेंट मैटर। ये हमारा ओपन टू ऑल करंट अफेयर्स है, तो ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो 1.5 ईयर से ये आपका फ्री में चल रहा है। हमने स्टार्ट किया था जनवरी 2021 से। ठीक है, तो जनवरी 2021 से स्टार्ट करते करते अब ये पहुंच गया सर दिसंबर 2022 तक। पीडीएफ बिल्कुल मिलेंगी इसकी। आप आपका जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो उस लिंक से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी दिसंबर का कंप्लीट नहीं हुआ है, नवंबर तक का आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बासिक जी। ऑल राइट सर। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये फेसबुक के लिए ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। हाँ जी मार्शल जी, बिल्कुल कल 4 PM पे नाहरलगुन में ऑफलाइन क्लास होगा अपना। ठीक है, सॉरी सॉरी, ईटानगर में होगा। 4 PM पे कल ईटानगर में क्लास होगा। आज थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई आज हमारे साथ कि जो मेरा राइटिंग पैड था ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया है ना। तो राइटिंग पैड ना होने की वजह से आज लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बट बाकी क्वेश्चंस तो हम एज इट इज़ जैसे डिस्कस करते हैं करेंगे। और हमारे पास तो ऑलरेडी कंटेंट तो बना ही रखा है, तो इतनी दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें? यस और नो, स्टार्ट करें सर? बताइए, आ गए सब लोग? ऑल राइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली क्लासेस में पढ़े थे। जैसे कि मेरे को इसका आंसर बताओ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू इम्प्लीमेंट द हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? देखो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें करंट अफेयर जो है आपका इंडिया नेशनल लेवल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट लेवल के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या लग रहा है सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बी कुछ लोग बता रहे हैं सर बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। चलो जी, तो करेक्ट आंसर इज मेघालय। बिल्कुल सर, सही बात। अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Which of the following countries will officially assume the chairmanship of Wassenaar Agreement from 1st January 2023? Which of the following countries will officially assume the chairmanship of Wassenaar Arrangement from 1st January 2023? बताइए। मैंने कहा था कि इंडिया को इस बार तीन चीज़ों की चेयरमैनशिप मिल रही है। ठीक है, एक तो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा आपका G20 है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और तीसरा आपका क्या है सर? अपना भारत, बिल्कुल वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑल राइट, चलो ये छोड़ो, इसका बताओ।
क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज 77th चेस ग्रैंड मास्टर। देखो चेस पे तो अपना करंट अफेयर्स में अपडेट होता ही रहता है ना, 75, 76, 77 तो सब अपन पढ़ चुके हैं। बताइए तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर। लगाइए सर तुक्का। देखो नहीं पता आंसर तो आप तुक्का लगाओ, बिल्कुल तुक्का लगाओ, ठीक है। मार्शल जी ने तो तुक्का लगा लगा के सही आंसर प्रेडिक्ट करना भी काफी हद तक सीख लिया है। हाँ जी, क्या तुक्का लगाएंगे सर? ओके, करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज आदित्य मित्तल। ये सब पिछले डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था दैट वाज दिस, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Recently, Time magazine has named who amongst the following as its 2022 Person of the Year। एक टाइम्स मैगजीन है, ठीक है, एक काफी बड़ी मैगजीन है। तो ये हर साल पर्सन ऑफ द ईयर निकालते हैं। तो इस साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर इनके हिसाब से कौन है? एलॉन मस्क है, व्लादिमीर है, विमेन इन ईरान है, या फिर आपका वोलोदिमिर जेलेंस्की है। बताइए। ओके, आज आज देखो मार्शल जी का तुक्का बैठ रहा है, आज दिन ठीक है। वही मैंने कहा ना, दिन दिन की बात है। लास्ट टाइम मुझे याद है आपका काफी दिन खराब चल रहा था। हाँ जी। तो सर ए ए बी, कुछ लोग इलॉन मस्क के साथ जा रहे हैं, बाकी बहुमत तो आंसर दे रही ए। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज जेलेंस्की, ठीक है। तो वोलोदिमिर जेलेंस्की को इस बार का क्या मिला है? पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। अवार्ड नहीं, मतलब उनको टाइम्स मैगजीन में छाप दिया गया। मतलब दुनिया में जो सबसे बेहतरीन आदमी ने जो इस बार काम किया वो कौन है? जेलेंस्की है। चलो जी, इसमें और कुछ था नहीं बताने को, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पब्लिश्ड बाय आर्टन कैपिटल? अब देखो, जो ये रैंकिंग्स पे सवाल हैं, इंडेक्स पे सवाल हैं, ये करंट अफेयर्स में अमूमन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है, लिटरेसी इंडेक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस आती रहती हैं, तो वो भी हमारे एग्जाम के लिए हो जाती हैं रेलिवेंट। तो अभी 2022, और ये बहुत डायनेमिक है, बहुत तुरंत चेंज होती है। इस साल आप तैयारी कर रहे हो तो 2022 का पूछ लिया, अगली साल आप करोगे तो 2023 का पूछ लेगा। तो ये चेंज भी बहुत जल्दी होती है ना, तो इन्हें अपडेट भी करते रहना पड़ता है। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्या रैंक है सर इंडिया के इनमें? मार्शल जी बता रहे हैं सर, सी तुक्का लगेगा मेरा। और शेरशाह जी और अमीना जी क्या कह रहे हैं? बी बी आंसर। देखो कमेंट सबको करना, 36 लोग लाइव हैं, लेकिन कमेंट मैं देख रहा हूँ 4 ही 5 लोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं सर? ओके, तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी इज विद बी फॉर बॉम्बे, और मेजोरिटी करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? 87th रैंक, ठीक है। क्या रैंक है? 87th रैंक। जो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में अभी इंडिया की रैंक निकली है सर, कितनी है? 87th। ये रैंक प्रिपेयर कौन करता है? हैनली एंड पार्टनर्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये पासपोर्ट से प्रिडिक्ट क्या करते हैं, मतलब सर ये बताते क्या है? इनका कहने का मतलब ये है कि देखो इंडिया, जैसे इंडिया की रैंक 87th है, और जिस कंट्री का वीजा, जैसे मान लो जापान है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जापान को वीजा फ्री ट्रैवल या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देती हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा कंट्रीज आपके कंट्री को फ्री वीजा, सॉरी, वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं, तो उतना ही अच्छा क्या है आपका पासपोर्ट है, उतना ही मजबूत आपका पासपोर्ट है। ये बात समझ रहे हो? अगर मान लो 5 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था देते हैं। वीजा का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी भी फॉरेन कंट्री में गए, यूएसए में अगर आपको जाना है, तो आपको यूएसए से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वही परमिशन क्या होती है?
वो परमिशन कहलाती है वीजा। तो अगर आपके उस कंट्री से रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है वो कंट्री आपको वीजा फ्री स्टेटस दे दे। तो फिर अगर वीजा फ्री स्टेटस है तो उस कंट्री में जाने के लिए हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर हो सकता है वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था दे दे। वीजा ऑन अराइवल का सीन क्या है? वीजा ऑन अराइवल का पर्पस है कि आप उस कंट्री में पहुंचे और पहुंचते ही आपको तुरंत के तुरंत वीजा बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है वीजा ऑन अराइवल का। तो जितनी ज्यादा कंट्रीज आपको वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल का स्टेटस देते हैं उतना ही ज्यादा आपका क्या मजबूत होता है सर? पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, फर्स्ट रैंक आपका जापान का है। ठीक है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओके, क्लास के बाद देखिएगा, है ना? फेसबुक पेज, अब नॉर्थ ईस्ट पीसी का जाना, क्लास के बाद जाना है ना? क्लास हो जाए उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, डाउनलोड हो जाएगा। नहीं होए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, नहीं होए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर है 9990784642। मैं लास्ट में क्लास के बाद लिख दूंगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बासिक जी, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को अलग से मैसेज कर देना ना। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। Recently, who among the following has topped the Forbes 2022 list of world's 100 most powerful women? फोर्ब्स 2022 की लिस्ट में किसने टॉप किया है? उन्होंने, फोर्ब्स क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट निकालता है कि दुनिया भर के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, 100 रिचेस्ट पर्सन, 100 पावरफुल पर्सन। तो पावरफुल विमेन की भी लिस्ट निकालता है। तो इस लिस्ट को सर टॉप किसने किया है? बताइए करेक्ट आंसर। वर्स्ट रैंकिंग में आपका आते हैं अफगानिस्तान और ईरान और नॉर्थ कोरिया। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। और वर्स्ट रैंकिंग में सीरिया है, ये भी आपका वर्स्ट रैंकिंग में आएगा, है ना? ए है, बी है, क्या है? चलो जी, करेक्ट आंसर बताते हैं। करेक्ट आंसर इज उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन कौन है? एक जर्मन पॉलिटिशियन है। ठीक है, और वो मेंबर भी हैं आपका सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की। बस नाम याद रखो, डिटेल ज्यादा करनी नहीं, उर्सुला नाम याद रखना। उन्होंने टॉप किया 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द नेम ऑफ द काइट विच हैज बीन रिसेंटली ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रे ऑन एनिमी ड्रोन्स? बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द काइट विच हैज बीन रिसेंटली ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रे ऑन एनिमी ड्रोन्स? देखो, काइट यहाँ वो मत समझना पतंग। काइट एक बर्ड का भी नाम होता है। ठीक है, काइट ये नहीं वो मतलब समझो कि वो सर पतंग उड़ रही थी, तो ये पतंग नहीं है सर, ये बर्ड का नाम है काइट। ठीक है, एक बर्ड है काइट। तो उसको ट्रेन कर रही है इंडियन आर्मी ताकि कभी एनिमी ड्रोन उस काइट को दिखे ना तो वो उसे खट से खत्म कर पाए। ठीक है, तो उस काइट का नाम क्या रखा हमने? कुछ तो सर नाम रखना पड़ेगा ना। बताइए सर, क्या तुक्का लगा रहे हैं? मार्शल जी कहाँ चले गए? आज कई नाम मुझे नए दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये आंसर।
चलो जी, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर इज अर्जुन। ठीक है, बिल्कुल सही बात। खाता खुल गया सर, खाता खुल गया। जिसके सही हो गया उसका खाता खुल गया। तो ये आप देख सकते हो, ये एक चिड़िया है। ठीक है, ये चिड़िया, इसे काइट कहते हैं। तो इंडियन आर्मी इसे ट्रेन कर रही है ताकि एनिमी ड्रोन दिखे तो खट से उसे उड़ा दे। इसका नाम क्या है सर? अर्जुन। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। How many Indian companies have featured in the recently released Stockholm International Peace Research Institute list of 100 top defense companies in the world 2021? देखो ये इंस्टीट्यूट याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे तो वर्ल्ड में पीस है, इसका नाम में तो पीस लिखा है, लेकिन जितना भी डिफेंस से रिलेटेड डील्स होती हैं, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी लिस्ट बनती है ना, कौन सी कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है डिफेंस में, कितना कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है, तो ये सारी जो डिटेलिंग है ये कौन करता है? सिप्री करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इनके हिसाब से जो टॉप 100 डिफेंस कंपनीज हैं पूरी दुनिया की, उसमें इंडिया की कितनी कंपनीज आती हैं? ठीक है, तो 2021 में एक लिस्ट बनाई गई। किसने बनाई? ये सिप्री ने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और इस लिस्ट में ये कहा गया कि इस लिस्ट में 100 टॉप डिफेंस कंपनीज हैं, ठीक है, दुनिया भर की। तो इसमें सवाल ये है कि इंडिया की कितनी है? इसमें से सर इंडिया की कितनी है? ओके, अमीना जी 2 कह रहे हैं। आज मार्शल जी का दिन बढ़िया है, तो आज आप लोग मार्शल जी को फॉलो करें। जिनको आंसर नहीं आ रहे हैं वो मार्शल जी के हिसाब से लगाएं, ठीक है। ऑल राइट, क्या बात है मार्शल जी, बिल्कुल सही बात। करेक्ट आंसर इज सर बी, बी फॉर 2। कौन कौन सी 2 कंपनी है? एक तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों कंपनी है जो किसमें है? सिप्री की लिस्ट में। सिप्री की अगर हम बात करें तो ये सिप्री इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम। देखो नाम में ही स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? स्वीडन की कैपिटल है। ठीक है, स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? स्वीडन की कैपिटल है। उसके बाद 1966 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन टीचर हैज रिसीव्ड द 2022 ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स? ये क्या कह दिए सर, इतने एक जबान में इतना क्या कह गए? देखो, एक इंडियन ओरिजिन टीचर है, मतलब वो रहने वाले तो इंडिया के होंगे, इंडिया से कोई लेना देना होगा, बट अब वो इंडियन है नहीं। ठीक है, तो वो इंडियन ओरिजिन के एक टीचर है, उन्हें एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? 2022 ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग। मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक अवार्ड है साइंस टीचिंग में, तो इंडियन ओरिजिन के एक टीचर है, उनको मिला है। तो उन टीचर का नाम क्या है? देखो, आपके जो करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल बनते रहते हैं, जैसे रैंकिंग्स है ना, जैसे अभी पासपोर्ट इंडेक्स पे हमने सवाल करा। एक हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज, एक हो गया अवार्ड्स। तो दुनिया भर में जो डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स बट रहे हैं उन पे भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है सर, चलो जी, करेक्ट आंसर बताओ। ए पे तुक्का लग रहा है, तामिर जी कह रहे हैं बी। देखो, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो भले ही गलत हो जाता है, लेकिन एक इंटरेक्शन आपका डेवलप होता है। तो अगर क्लास में आपको टिके रहना है, चीज़ों को रिटेन करना है, तो वो इंटरेक्शन ज़रूरी है। मान लो आपने क्वेश्चन का आंसर भले ही गलत दे दिया, लेकिन जब आपको उसको आंसर पता चलेगा ना, तो आपने उस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दिया, तो उससे उसकी वजह से क्या होता है, वो क्वेश्चन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके रिटेन कर पाएगा। और करंट अफेयर्स के साथ दिक्कत यही है, ये रिवीजन बहुत मांगता है। ठीक है, चलो जी, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? वीना नायर। तो वीना नायर इज एन इंडियन ओरिजिन टीचर जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में उनका साइंस टीचिंग अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है सर, चलो जी, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, करंट अफेयर्स की क्लास अपनी थोड़ी सी स्पीड में चलती है ना, क्योंकि दना हमें कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं और डेली बेस पे, इसीलिए हम इसका क्लास करते हैं। अभी क्या था ना, ऑफलाइन में अभी हमने स्टार्ट किया है, तो ऑफलाइन में स्टार्ट करने की वजह से
यहाँ पर अभी काफ़ी हमारा टाइम इन्वेस्ट हो गया, तो इस वजह से कई दिन आपकी क्लास बंद रखनी पड़ी। बट अब ये टाइम सेटल हो गया है, अब होपफुली अब ये क्लास चलती रहेगी। ठीक है सर, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। Recently, which of the following has announced to launch India's first ever surety bond insurance product for highway contractor? Surety bond insurance product for highway contractors। बताइए इसका आंसर बताइए। इनमें से किसने अनाउंस किया है टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स? अभी हम समझेंगे कि ये श्योरिटी बॉन्ड होते क्या है। ठीक है, बताइए आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है। देखो कॉमन सेंस है, श्योरिटी बॉन्ड क्या है, ये कॉमन सेंस की बात है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानो कि कल गवर्नमेंट को ऐसे समझो, कल गवर्नमेंट को जैसे हाउस बनवाना है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को उठाएगी और उससे कहेगी भाई ऐसा है कि तुम वो घर बनाओ। ठीक है, वैसे मैं पहले करेक्ट आंसर बता देता हूँ। अभी ये जो श्योरिटी बॉन्ड किसने अनाउंस किए हैं लॉन्च करने को, तो ये स्टार्ट किया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या करेगी, श्योरिटी बॉन्ड को लॉन्च करेगी। तो श्योरिटी बॉन्ड में तीन लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक ओब्लाइजी होता है और एक श्योरिटी होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि तीन लोग हैं। ठीक है, सुनते जाना ध्यान से, बस सुनना। तीन लोग हैं, एक है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या बनवाना है, घर बनवाना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को अगर घर बनवाना है तो गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएगी, गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहेगी कि भाई मेरा घर बना दो, मतलब हमें अपने लोगों के लिए घर बनाना है। अब लेकिन इतने बड़े खर्चे पे घर बनाएगी तो कुछ गारंटी तो होनी चाहिए ना कि वो घर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब मान लो हमें भरोसा नहीं है ना कि कॉन्ट्रैक्टर सही काम करेगा या नहीं करेगा, ट्रस्ट तो नहीं कर सकते सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर मान लो वो घर गड़बड़ बना के चला गया तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आया कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो घर बनाएगा, वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और वहां से क्या खरीदेगा, एक श्योरिटी बॉन्ड खरीदेगा। ठीक है, वो सॉरी वो उस इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम देगा, कुछ पैसा देगा, और वहां से वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक श्योरिटी बॉन्ड इशू करेगी गवर्नमेंट को। वो श्योरिटी बॉन्ड क्यों इशू करेगी, ताकि गवर्नमेंट को ये श्योर हो जाए कि इन केस अगर ये बंदा काम खराब करता है तो हमारा जो कंपनसेशन है वो कौन देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो एक तरीके से उस पर्सन के काम का इंश्योरेंस हो गया, और बदले में उस इंश्योरेंस कंपनी ने सरकार को क्या दे दिया, श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड मतलब काइंड ऑफ एक लेटर होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो कहता है कि हाँ ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा तो हम आपको उसके हिस्से का कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर सरकार को अगर काम करवाना है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, खट से सरकार अपना काम स्टार्ट कर सकती है, किसी को भी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास क्या है सर, श्योरिटी बॉन्ड है। तो सरकार का पैसा तो सेफ है। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस ही चीज है। एक तरीके से वो इंश्योरेंस कंपनी ने गारंटी दे दी ना उस बंदे की कि वो काम खराब करेगा भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी। आज थोड़ा सा क्या है ना, पेन टैब नहीं तो उस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज हैज क्वालिफाइड टू बिकम इंडियाज नाइन्थ नेशनल पार्टी? अभी तक देखो, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंडिया में अभी कितनी पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज थी? 8 थी, 8 थी। बट अब एक और पार्टी ऐड हो गई है, उसके बाद टोटल पॉलिटिकल पार्टी सर कितनी हो गई हैं? 9 हो गई हैं, ठीक है। हाँ, अभी कौन सी एक नई पार्टी ऐड हुई है, इसका नाम क्या है? ओके सर, बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज आम आदमी पार्टी। अभी रिसेंटली में आम आदमी पार्टी ने जब आपका पंजाब में इलेक्शन जीत लिए, तो उसके बाद अब वो क्या बन गए सर? नेशनल पार्टी, ठीक है। तो नेशनल पार्टी का कुछ क्राइटेरिया होता है। देखो, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन करता है। उसके बाद एक तो होता है, अगर वो पार्टीज एक स्टेट में अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उनको स्टेटस मिल जाता है स्टेट पार्टी का। और अगर उनका इन्फ्लुएंस एक से ज़्यादा स्टेट में होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो उनको फिर स्टेटस मिल जाता है नेशनल पार्टी का। तो इस स्टेटस के बेसिस पे उनको थोड़ा सा अ, एक कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दिया जाता है पार्टीज को, कि जैसे अगर कोई पार्टी नेशनल है, तो कंपेयर टू स्टेट पार्टी उसको ज़्यादा पैसा खर्च करने की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो पार्टीज नेशनल कब बनती हैं? अगर कोई पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में वोटिंग कर रही है, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। या फिर एक क्राइटेरिया है, इफ इट्स कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ इट्स टोटल वैलिड वोट्स इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। मतलब लोकसभा के इलेक्शन में एटलीस्ट 4 स्टेट के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें से मिनिमम 6% वोट स्कोर करें, ठीक है। और पार्टी के पास कम से कम 4 एमपीज हो लोकसभा में, तब वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। या फिर कम से कम 3 स्टेट से टोटल 2% मिनिमम लोकसभा सीट्स की वो पार्टी जीते, ठीक है। मान लो जैसे आज के टाइम में 543 सीट्स हैं, ठीक है, तो उस 543 का जो 2% है, तो मिनिमम उस पार्टी को इतना जीतना पड़ेगा, उतनी सीट्स। और वो भी ऐसा नहीं कि सारी सीट्स एक ही स्टेट से जीते, वो सीट्स उसे डिफरेंट डिफरेंट एटलीस्ट 3 स्टेट से जीतनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिफरेंट 3 क्राइटेरिया हैं। ये 3 क्राइटेरिया हैं, इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी अगर क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, तो वो पार्टी क्या बन जाएगी सर? नेशनल पार्टी। लेकिन नेशनल पार्टी बनने से पहले उसको स्टेट पार्टी बनना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई स्टेट पार्टी है, उसी के बाद वो नेशनल पार्टी बन सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए। बाकी देखो, आप लोगों के एग्जाम्स जहां तक जाते हैं वहां पर ये डिटेल्स नहीं पूछते हैं, वो मैंने बस आपकी जानकारी के लिए इतना बता दिया। बाकी ये सब अगर आप यूपीएससी लेवल तक पे तैयारी करोगे तो ही इम्पोर्टेंट होता है, अदरवाइज इतना डिटेल में आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। बट देखो, ये करंट अफेयर्स की क्लास है, ये तो ये ज्ञान वाली क्लास है, तो जितना ज्ञान लूट सकते हो लूट लो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर पे 39 पे आते हैं। अभी देखो, एक पावर प्लांट है कुदंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उसमें 1000 मेगावाट की 4 यूनिट्स लग रही हैं, ठीक है। प्लांट का नाम क्या है? कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसमें 1000 मेगावाट की 4 यूनिट्स लग रही हैं। वो 2027 तक कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है सर, सही बात है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है?
सवाल ये है कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में है, ठीक है। ये भी आपके जीके का एक क्वेश्चन होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लोकेशन आपको याद करनी पड़ती है। तो यही क्वेश्चन है कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या तमिलनाडु में। हाँ जी सर, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ऑल राइट, करेक्ट आंसर क्या है सर। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका कहां पर है, ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। देखो इंडिया में टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, ये सारी लिस्ट मैंने इस पीडीएफ में अटैच कर दी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिख जाएंगे। जैसे काकरापार है गुजरात में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, नरोरा है यूपी में, कायगा है कर्नाटका में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये तो इसका नाम तो बहुत ही टफ है, कहाँ पर ही, राजस्थान में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर, ये कहाँ पर है सर, आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये कहाँ पर है सर, आपका तमिलनाडु में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 एटॉमिक पावर प्लांट्स की लोकेशन याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू, ठीक है सर। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। Recently, Conference of Parties of the United Nations Convention on Biological Diversity commenced in Montreal, Canada. Which of the following is the host country of the event? कहने का मतलब ये है कि देखो, एक कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो उसमें मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कहलाते हैं पार्टीज। तो उनकी मीटिंग्स होती हैं, पहली मीटिंग कहलाई COP1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो अभी 15th मीटिंग हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15। तो ये सीबीडी शॉर्ट में कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, इसकी 15th मीटिंग यानी COP15 हो रहा है। तो इस मीटिंग का होस्ट कौन है, इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान। इस मीटिंग का होस्ट कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट कंट्री ऑफ द इवेंट, इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान। ऑल राइट सर, करेक्ट आंसर इज चाइना, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग का हो रही है चाइना। देखो इन्वायरमेंट में जितने भी आप कन्वेंशंस पढ़ेंगे ना, जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जितने भी कन्वेंशंस पढ़ेंगे, आप नोटिस करना ये सारे कन्वेंशंस निकलते हैं दो इंपॉर्टेंट मीटिंग से। एक हुई थी आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1972 में। और एक हुई थी आपकी रियोडो जेनेरियो में 1992, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक 1972 वाली इंपॉर्टेंट है, एक 1992। तो इनमें से काफी बड़ी बड़ी चीजें आपकी निकली। जैसे 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में से फिर आपका उसी के बाद एक बॉडी बनती जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी तरह से 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में जो आपकी अर्थ समिट होती है, उसके बाद आपका एक बॉडी बनती है जिसका नाम था UNFCCC, ठीक है। जो फिर आपका क्लाइमेट चेंज से लड़ती है वो बॉडी। उसके बारे में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। तो उसी के साथ साथ एक और बॉडी वहां क्रिएट हुई थी जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है सर, क्या नाम है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें अगर हम बात करें तो मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, कनाडा में, ठीक है। तो इस सेक्रेटेरिएट मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जो सीबीडी के अंदर, दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स आते हैं, एक तो कार्टेगिना प्रोटोकॉल, एक नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कभी भी पूछे कार्टेगिना प्रोटोकॉल या नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो सर ये सीबीडी से रिलेटेड है, ठीक है। सीबीडी बोले तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो देखो जो हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है, हमारा पर्पस ये रहता है कि अपन जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैटिक पोर्शन में नहीं हो पाती हैं, जो एक्स्ट्रा में रहती हैं, या फिर जो स्टैटिक के भी हैं तो उनका एक रिवीजन हो जाता है। तो ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को कवर करना, क्योंकि जी के आप जानते हो
एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी रहती है, हमें लगता है जीके वास्ट बहुत है। तो ये प्रॉब्लम कैसे टैकल करें? तो ये तभी टैकल हो पाएगी जब आप करंट अफेयर्स में इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में अपन ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, तो आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल विद योर कलीग्स, है ना। तो अभी देखो हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है एपीपीएससी एपीएसएसबी में। एपीएसएसबी में अभी सीजीएल सीएसएल सीएचएसएल की नोटिफिकेशंस आई हैं। तो जीके इंग्लिश मैथ्स जो लोग को कोर्स ज्वाइन करना चाहें, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, वो तो चल ही रहा है। ऑफलाइन में भी अब नाहरलगुन और ईटानगर में अवेलेबल है, ठीक है। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा 8076535685। तो अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।